चारों ओर गहरा स्याह अंधेरा है। हवा में सन्नाटा इतना घना है कि कानों में गूंज रहा है और सर्द नमी हड्डियों तक महसूस हो रही है। घनी झाड़ियों के बीच से एक 15 साल का लड़का श्याम हांफता हुआ भाग रहा है। उसके छोटे छोटे पैर पत्थरों पर लड़खड़ा रहे हैं और उसकी सांसें बेतहाशा चल रही हैं। उसकी आंखें डर से फटी हुई हैं, किसी अकल्पनीय भयावहता को देखकर। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता है, जैसे कोई राक्षस उसका पीछा कर रहा हो। नहीं, नहीं। वह अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहा है, लेकिन दिल की धड़कनें इतनी तेज हैं कि लगता है अभी फट जाएंगी। तभी अचानक पेड़ों के बीच से एक अजीब धीमी लेकिन भयानक आवाज आती है। ये ऐसी आवाज है जैसे मिट्टी में कोई चीज धीरे धीरे सरक रही हो या कोई गहरी सांस ले रहा हो। श्याम ठोकर खाकर जोर से गिर जाता है। उसके घुटने छिल जाते हैं और दर्द से ज्यादा उसकी आत्मा डर से कांप जाती है। माँ। वह उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर जवाब नहीं देता। तभी उसके ठीक सामने खेत में एक काली परछाई तेजी से उसकी तरफ आ रही होती है। श्याम डर के मारे चीखने की कोशिश करता है, लेकिन आवाज उसके गले में ही घुट जाती है, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसका गला दबा दिया हो। उसकी आंखें उस तेजी से आती हुई परछाई पर टिकी हैं। अचानक परछाई बहुत तेजी से और एक शांत सरसराहट के साथ श्याम की ओर झपटती है। उसी समय गांव का हरिया लगभग 30 साल का आदमी अपनी पुरानी खटारा साइकिल पर है। वह जोर जोर से पैडल मार रहा है और साइकिल की चेन रह रहकर चरमराहट की आवाज कर रही है। उसने आज पड़ोसी गांव में एक दिन का काम खत्म किया है और अब थकान से चूर अपने घर लौट रहा है। धत, आज भी देर हो गई। सरपंच ने कहा था कि रात होने से पहले आ जाना। अब क्या होगा? वो जरूर नाराज होंगे। उसे याद आता है कि रास्ता गांव के पुराने वीरान कब्रिस्तान के बगल से होकर गुजरता है। हरिया कब्रिस्तान की ओर देखता है। अंदर कई पुरानी टेढ़ी मेढ़ी टूटी हुई कब्रें दिख रही हैं, जिन पर चांदनी की पतली दूधिया रोशनी पड़ रही है। कब्रों के पत्थर ऐसे दिख रहे हैं जैसे डरावनी आकृतियां उठी खड़ी हों। वह डर से और तेजी से पैडल मारता है। उसकी सांसें फूलने लगती हैं। तभी एक तेज आवाज आती है और उसकी साइकिल की चेन टूट जाती है। पैडल हवा में घूमने लगता है। हे भगवान, अब ये क्या? इसको भी इसी वक्त खराब होना था। वह साइकिल से उतरता है और हाथों से चेन को ठीक करने की कोशिश करता है। वह पसीने से भीग जाता है और हवा की सर्द नमी के बावजूद उसके माथे पर पसीना चमक रहा है, लेकिन चेन किसी भी तरह से जुड़ नहीं पाती। इस कबाड़ चेन को आज ही टूटना था। आज तो यही रात काटनी पड़ेगी क्या? वह एक बार फिर कब्रिस्तान की ओर देखता है, जहां की खामोशी अब पहले से भी ज्यादा भारी लग रही है। उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है जो सिर्फ हवा की नहीं है। वह साइकिल को खींचकर कब्रिस्तान के पास सड़क के किनारे एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। बरगद की लटकती हुई जड़ें किसी पुराने कंकाल की पसलियों जैसी दिख रही हैं। तभी वह देखता है, कब्रिस्तान के ठीक बीचों बीच एक टूटी हुई कब्र के पास एक छोटी सी नीली रोशनी जल रही है। यह जुगनू की रोशनी नहीं है, यह रहस्यमय है। वो क्या है इस समय? कोई भूत प्रेत? पता नहीं, चलो चलकर देखते हैं। वह अनजाने में उस रोशनी की ओर आकर्षित होता है, जैसे कोई अनदेखी डोर उसे खींच रही हो। कौन होगा? कोई चोर वोर तो नहीं जो कब्र खोद रहा हो, या कोई पागल साधु जो यहाँ रात में पूजा कर रहा हो? उसकी जिज्ञासा उसके डर पर हावी हो जाती है। वह अपनी साइकिल वहीं छोड़कर सावधानी से दबे पांव कब्रिस्तान के अंदर चला जाता है।
हरिया झाड़ियों और टूटी हुई कब्रों के पत्थरों के बीच से छिपकर रेंग कर चल रहा है। वह उस नीली रोशनी के करीब पहुंचता है। रोशनी एक बूढ़ी औरत के पास से आ रही है। औरत के हाथ में एक छोटी टूटी हुई मिट्टी की दिया है जिससे वह नीली लौ निकल रही है। बूढ़ी औरत एक नई बिना पत्थर वाली कब्र के पास बैठी है। मिट्टी अभी भी ताजी खोदी हुई लग रही है। वह अजीब तरह से गुनगुना रही है, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को लोरी सुना रही हो, लेकिन आवाज बहुत डरावनी और बेसुरी है। हरिया पूरी तरह से छिपकर उसे देखता है। बूढ़ी औरत जमीन पर अपने हाथ से मिट्टी को सहलाती है, जैसे वह किसी जीवित चीज को प्यार कर रही हो। उसकी हरकतें सामान्य नहीं हैं। वह बहुत घबराई हुई लगती है, जैसे वह कुछ भयानक करने को मजबूर हो, लेकिन साथ ही एक अजीब सी पागलपन भरी उम्मीद भी उसकी आंखों में है। हरिया को लगता है कि वह औरत पागल है, शायद सदमे में है। ये तो बूढ़ी काकी है गांव की। ये यहाँ क्या कर रही है और इस तरह क्यों बड़बड़ा रही है? क्या यहाँ कोई मरा है जिसे ये जानती थी? बूढ़ी औरत अचानक जोर से हंसती है। यह हंसी इतनी भयानक और पागलपन से भरी है कि हरिया का दिल बैठ जाता है। फिर वह तेजी से अपने दोनों हाथ जमीन पर मारती है, जैसे मिट्टी के अंदर दबी किसी चीज को थपथपा रही हो। हरिया डर जाता है। अब उसकी सारी जिज्ञासा मर चुकी है। वह वहां से भागने की सोचता है। वह पीछे मुड़ता है। तभी बूढ़ी औरत अचानक रुक जाती है। वह सीधे उसी जगह की ओर देखती है जहां हरिया छिपा है। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद लग रही हैं। आंखों में कोई पुतली नहीं है, जैसे वह किसी मृत व्यक्ति की आंखें हों। कौन है वहां? हरिया की सांस रुक जाती है। वह डर से कांपता है, लेकिन हिलता नहीं है। उसे लगता है कि अगर वह सांस भी लेगा तो पकड़ा जाएगा। बूढ़ी औरत कुछ देर तक घूर कर देखती रहती है। फिर वह अपनी पुरानी हरकत पर लौट आती है। वह फिर से जमीन से हिलाने लगती है और बुदबुदाहट शुरू हो जाती है। हरिया को कुछ समझ नहीं आता। वह दबे पांव एक एक इंच पीछे हटते हुए वापस बाहर की ओर जाने लगता है। हरिया हांफता हुआ कब्रिस्तान से बाहर निकलता है। वह अपनी साइकिल के पास आता है और कांपते हाथों से चेन ठीक करने की कोशिश करता है। हे भगवान, बच गया। वो औरत पक्का पागल हो चुकी है। शायद अपने किसी मरे हुए रिश्तेदार के पास आई थी। मुझे जल्दी से यहां से निकलना होगा। वह जोर से खींचकर चेन को वापस जगह पर लगाने में कामयाब होता है। उसके चेहरे पर राहत की एक मुस्कान आती है। हरिया साइकिल पर बैठता है और तेजी से पैडल मारता है। वह थोड़ी दूर ही जाता है कि उसकी साइकिल एक बड़े पत्थर से टकराती है। हरिया नीचे उतरकर देखता है। वहां पर एक पुरानी थोड़ी टूटी हुई तस्वीर पड़ी है। वह उसे उठाता है। यह एक 14 से 15 साल के हंसते हुए लड़के की तस्वीर है, जिसकी आंखें बहुत मासूम हैं। उसकी मुस्कान दिल को छू लेती है। यह वही लड़का है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में भागते हुए देखा था। हरिया उस तस्वीर को पलटता है। पीछे स्याही से संस्कृत में एक ही शब्द लिखा है, जो गांव के लोग किसी धार्मिक संदर्भ में अक्सर इस्तेमाल करते हैं। ब्रैकेट में उसका अर्थ लिखा है, जो अपना कर्ज नहीं चुका पाया। जैसे ही हरिया उस शब्द को पढ़ता है, उसे बूढ़ी औरत की भयानक गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है, जो पहले से कहीं ज्यादा अजीब महसूस होती है, जैसे वह सीधे उसके कान में फुसफुसा रही हो। हरिया तस्वीर को डर के मारे फेंक देता है। उसने देखा कि तस्वीर के कोने पर हल्का काला धब्बा है, जो खून जैसा लग रहा है। क्या है ये सब? मेरा भ्रम है या कोई शाप? वह पागल की तरह पैडल मारता है और पूरी ताकत लगाकर तेजी से गांव की ओर भागता है। वह पीछे मुड़कर नहीं देखता। हरिया हांफता हुआ सरपंच के घर पहुंचता है। वह दौड़ने से इतना थक गया है कि उसके पैर कांप रहे हैं। सरपंच अपने बरामदे में एक चौकी पर बैठे हैं। दिया की रोशनी में कुछ पढ़ रहे हैं। सरपंच जी, बचाओ। अरे हरिया,
इतनी रात को क्या हुआ? तू इतना घबराया हुआ क्यों है? हरिया जल्दी जल्दी टूटे हुए शब्दों में बूढ़ी औरत, कब्रिस्तान और टूटी हुई तस्वीर के बारे में बताता है। वो काकी कब्रिस्तान में थी और वो एक बच्चे की फोटो, खून लगा था और वो मिट्टी वो मुझे घूर रही थी। सरपंच का चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो जाता है। उनके चेहरे की झुर्रियां तनाव से और गहरी हो जाती है। वह एक लंबी सांस लेते हैं, जैसे कोई भारी राज खोलने वाले हों। बैठ हरिया, तूने कुछ बहुत बुरा देख लिया है। गांव में कई साल पहले एक भयानक अकाल पड़ा था। हमारी फसलें सूख गईं, कुएं खाली हो गए और लोग भूखे मर रहे थे। तब गांव के कुछ सबसे पुराने बड़े बुजुर्गों ने मिलकर एक प्राचीन भयानक रस्म करने का फैसला किया था। यह रस्म धरती माता की प्यास बुझाने के लिए थी। उनका मानना था कि जमीन को ताजा रक्त और अनऋण आत्माओं का भोग चाहिए ताकि वह फिर से उपजाऊ हो सके। अनऋण का मतलब है कर्जदार। जो आत्माएं यहां दबती हैं, वे जमीन का कर्ज बन जाती हैं। वे मुक्त नहीं होती। वे जमीन के अंदर सांस लेती हैं जब तक कि जमीन की भूख पूरी न हो जाए। यह आत्मा जमीन की किराएदार बन जाती है। वह बूढ़ी औरत उसी लड़के श्याम की मां है। श्याम पिछले महीने अचानक गायब हो गया था। गांव वालों ने सोचा कि वह भाग गया, पर मुझे पता था, उसकी मां को पता है कि उसका बच्चा अब जमीन का हिस्सा बन गया है। वह अब सिर्फ मिट्टी है जिसके अंदर एक अनऋण आत्मा कैद है। हरिया, तूने श्याम की तस्वीर को छुआ है। तूने उस शब्द को पढ़ा है। तूने कब्रिस्तान की मिट्टी को अपने पैरों पर लिया है। तूने उस चीज का ध्यान अपनी तरफ कर लिया है। शाप? क्या मुझ पर शाप लग गया? यह कोई शाप नहीं है हरिया, यह धरती का अनुबंध है। यह चीज अब तुझसे कर्ज चुकाने आएगी। तूने अनऋण की पहचान कर ली। यह खून चाहती है। हरिया के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। वह उठकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर लकवा ग्रस्त हो जाता है। सरपंच और हरिया अब पूरी ताकत से भाग रहे हैं। सरपंच कहते हैं कि उन्हें सुबह होने से पहले गांव की सीमा से उस अकाल वाली जमीन से निकलना होगा। वे गांव के कुएं के पास से गुजर रहे हैं। मेरी साइकिल वहीं रह गई। मैं उसे लेने जाता हूं। छोड़ उसे, अभी जान बचा। साइकिल से ज्यादा जरूरी तेरी जान है। वे भागते हैं। अचानक सरपंच रुक जाते हैं। उनके कदम जम जाते हैं। हरिया और सरपंच एक दूसरे को देखते हैं। भागने का कोई रास्ता नहीं है। हर तरफ अंधेरा और डर है। वो गांव के एक पुराने जर्जर घर के पास जाते हैं और अंदर डर के मारे छुप जाते हैं। सरपंच और हरिया ने दरवाजे को अंदर से कुंडी और एक मजबूत लकड़ी से बंद कर दिया है। हरिया खिड़की से कांपते हाथों से झांकता है। बाहर गहन सन्नाटा है, लेकिन हरिया को अब चारों ओर फुसफुसाहट सुनाई दे रही है। यह आवाज हवा की नहीं, बल्कि मिट्टी के नीचे से आ रही है। सरपंच जी, क्या करें? पुलिस को बुलाएं। किससे? पुलिस को? क्या बताएंगे? कि जमीन हमें खाने आ रही है? कोई मेरी बात नहीं मानेगा। वे कहेंगे हम पागल हैं। हरिया अचानक अपने पैर देखता है। उसकी चप्पल पर गीली काली मिट्टी लगी हुई है। यह वही ताजी मिट्टी है जो उसने कब्रिस्तान के पास देखी थी। यानी अगली बारी मेरी है। जब मैंने उस फोटो को छुआ और जब मैंने कब्रिस्तान में पैर रखा, मैंने खुद को अनऋण कर दिया। मैंने उस कर्ज को अपनी तरफ बुला लिया। अचानक बाहर तेज खरोंच की आवाज आती है, जैसे कोई पत्थर पर अपने नाखून घिस रहा हो। आवाज ठीक दरवाजे के बाहर से आ रही है और यह ऊपर की ओर बढ़ रही है।
भागो पीछे के दरवाजे से। सरपंच और हरिया दरवाजे से दूर पीछे के दरवाजे की ओर भागते हैं। तभी हरिया की नजर दरवाजे के नीचे जमीन पर आई मिट्टी के ढेर पर जाती है। वह ढेर अब बस मिट्टी का ढेर नहीं है, वह अब धीरे धीरे रेंगते हुए एक भयानक आकार ले रहा है। यह राक्षस उन अनऋण आत्माओं से बना है जिन्हें जमीन ने निगल लिया था। यह बदला ले रहा है। जैसे जमीन पानी सोखती है वैसे ही यह खून सोखती है। वह अपना कांटों से भरा हाथ हरिया की ओर बढ़ाता है। सरपंच पहले ही खिड़की से कूदकर भाग चुके हैं। उनकी आखिरी आवाज आती है, हरिया जल्दी कर। हरिया अभी भी सदमे में कमरे के अंदर खड़ा है। उसके पैर मिट्टी में धंस गए हैं। वह राक्षस अब पूरी तरह से बन चुका है और हरिया के पास पहुंच जाता है। नहीं, मुझे माफ कर दो। राक्षस हरिया को छूता है। जैसे ही वह छूता है हरिया चीखता है। वह धीरे धीरे जमीन में धंसने लगता है जहां से वह राक्षस आया था। सरपंच यह देखकर डर के मारे सन पड़ जाता है। हरिया की चीखें अब तेज घुटती हुई फुसफुसाहट में बदल जाती हैं, जैसे मिट्टी उसके गले में भर गई हो। राक्षस हरिया को पूरी तरह से निगल लेता है। कुछ ही सेकंड में हरिया का शरीर दिखाई देना बंद हो जाता है। सरपंच अंधेरे में दूर भागते हैं। वह अब गांव के जीवन से, जमीन से और अपने इतिहास से हमेशा के लिए भयभीत है। सरपंच अंधेरे खेतों के बीचों बीच दौड़ते रहते हैं और रात की चुप्पी अब अगले शिकार की प्रतीक्षा कर रही है।